हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 में। आज हम शुरुआत करेंगे सर्विंग के क्वेश्चन से। जो कर्व हम सेट आउट करते हैं तो उसमें जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होनी चाहिए वो नॉट ग्रेटर देन r/20 होनी चाहिए, राइट। ये आप डायरेक्टली याद रखिएगा। फिर देखिए, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लोग गलत करते हैं बार बार। पहली चीज़ तो एक रेडियल ऑफसेट है, एक है परपेंडिकुलर ऑफसेट, राइट। तो देखिए, जब हम रेडियल ऑफसेट की बात करें तो ये कर्व है, कर्व का सेंटर ये है और यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होती है तो इसको हम ये जो पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। तो ये रेडियल ऑफसेट क्या करते हैं? सेंटर को लोकेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये मान लीजिए डिस्टेंस x है ना, और ये क्या डिस्टेंस है? r है। तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? √r² + x²। और माइनस ये क्या है? ये तो रेडियस ही है, तो हमें ऑफसेट की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो रेडियल ऑफसेट की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करें परपेंडिकुलर ऑफसेट की। तो देखिए, ये कर्व होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट में थोड़ी सी कहानी उल्टी करते हैं। जैसे ये टेंजेंट है, टेंजेंट ने यहाँ कट किया है, तो यहाँ से हम वो कर लेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये ऑफसेट लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये होता है x। तो अब देखिए क्या है कि ये तो पूरा r था, इस r में से हमें क्या घटाना पड़ेगा? ये घटाना पड़ेगा, ये जो ऑफसेट है ये घटाना पड़ेगा, ठीक है। तब उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, r माइनस हो जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितनी हो जाएगी? हाइपोटेनस की ये r² माइनस ये कर दें तो क्या हो जाएगी? ये वैल्यू ये हमारा मिल जाएगा और उसमें से क्या घटाएंगे? r घटाएंगे तो फिर से वापस से हमें वही चीज़ मिल जाएगी, राइट। तो देखिए, दोनों ही रेडियल ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट किस चीज़ का मेथड है? कर्व सेट आउट करने का। बस दोनों में डिफरेंस है मेज़रमेंट के तरीके से, किसमें हम किस तरीके से मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि रेडियल ऑफसेट हो चाहे परपेंडिकुलर ऑफसेट हो, अगर आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करना हो तो आप डायरेक्टली इसका आंसर x²/2r इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। चाहे रेडियल ऑफसेट हो चाहे परपेंडिकुलर ऑफसेट हो, दोनों की ही वैल्यू कितनी होती है? x²/2r। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर आपको क्वेश्चन में फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप x²/2r से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्टिन फार्मूला ट्रांजिशन कर्व पे। तो देखिए, आप हमें पता है कि ब्रॉड गेज और मीडियम गेज पे अगर स्पीड 120 से कम होती है तो हम क्या करते हैं? हम ये ट्रांजिशन कर्व वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, 4.35 अंडर रूट r - 67। और वी मैक्स जो नैरो गेज के लिए करते हैं वो 3.65 अंडर रूट r - 6 करते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा। फॉर हाई स्पीड रेलवे के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं? 4.58 अंडर रूट r करते हैं ना। तो आई थिंक ये आपको चीज़ें याद होगी ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, दो टेक्निक हैं, यूज़ करते हैं। चेक डैम करते हैं, छोटे छोटे क्या करते हैं? चेक डैम्स बनाते हैं। और क्या करते हैं? कंटूर बंडलिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हर कंटूर के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो उस एलिवेशन में जो वाटर कलेक्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं? ड्रेन आउट करते हैं, राइट। उसको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन जो बहुत लोग भूलते हैं, गलती करते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो सबको याद है कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड छोड़ के और आइडियल छोड़ के बाकी सभी नॉन न्यूटोनियन है। लेकिन गलती इसमें होती है कि टाइम डिपेंडेंट कौन सा है और टाइम इंडिपेंडेंट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, इसका बहुत सिंपल तरीका है। जो रहे टाइम पे डिपेंडेंट, क्या मैंने बोला? मैंने क्या बोला? जो रहे टाइम पे डिपेंडेंट, है ना, रहे टाइम पर डिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम डिपेंडेंट। अब रहे से क्या हो जाएगा? रियोपैटिक। रियोपैटिक रहे से क्या हो जाएगा? रियोपैटिक। टाइम 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 टाई से थिक्सोट्रॉपिक, राइट। तो रियोपैटिक और थिक्सोट्रॉपिक किस पर डिपेंडेंट है? टाइम पर डिपेंडेंट है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो रहे टाइम पर डिपेंडेंट वो कौन है? रियोपैटिक और थिक्सोट्रॉपिक, है ना। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। और टाइम इंडिपेंडेंट क्या हो जाएंगे? बाकी के तीन हो जाएंगे, डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक, ठीक है। ग्राफ तो आपको याद ही होगा आई थिंक। ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से, ये थिक्सोट्रॉपिक, ये बिंगम प्लास्टिक, ये रियोपैटिक, ठीक है, ये स्यूडोप्लास्टिक और ये डायलेटेंट। ये तो आपको पांचों याद रहना चाहिए। ग्राफ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं ये कर्व जैसे ऐसे झुक रहा है, तो एन क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू घट रही होगी, ऐसा कुछ होगा। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है कि डायलेटेंट है तो क्या हो जाएगा? शुगर बटर एग्जांपल। बिंगम का आपको सबको याद रहता है, टूथपेस्ट, ठीक है। थिक्सोट्रॉपिक और जिप्सम आप ये याद कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे चलता हूँ। कंपाउंड फेलियर में देखो दोनों टाइप के फेलियर होते हैं, रोटेशनल फेलियर और ट्रांसलेशनल फेलियर। जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्लो फेलियर होते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बेसिक चीज़ों को। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा श्रिंकेज लिमिट का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका फॉर्मूला तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं इसमें श्रिंकेज लिमिट का क्वेश्चन ना है ना। तो श्रिंकेज लिमिट के 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली। ये पहला W1 माइनस WS, ये क्या है, जो हमने वेट लिया उसमें से सॉलिड का वेट माइनस कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, वाटर कंटेंट डिवाइड बाई क्या, वेट ऑफ सॉलिड है ना। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड करते हैं तो क्या मिलता है, वाटर कंटेंट मिलता है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा, ये W1 हो गया, मतलब क्या है, वाटर कंटेंट एट 1, मतलब एट स्टेज 1, माइनस जो वॉल्यूम का डिफरेंस आया है उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई किया तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, और उसको वेट ऑफ सॉलिड से फिर से डिवाइड कर दिया तो सेकंड वाटर कंटेंट मिल जाएगा, है ना। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, श्रिंकेज लिमिट होगी। इसका जो सबसे इजी फार्मूला है E/G, आपको याद रखना होगा E/G, जब भी क्वेश्चन में है तब डायरेक्टली E/G इस्तेमाल करिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1/R माइनस 1/G। 1/R क्या, वो R क्या कहते हैं, श्रिंकेज रेशियो कहते हैं, ठीक है। जो V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू में 100 करते हैं, ये क्या है, ये श्रिंकेज रेशियो है ना। तो आपको ये तीनों फार्मूले याद रखने हैं श्रिंकेज लिमिट के। फिर देखिए यहाँ पे श्रिंकेज रेशियो का वो भी मैंने बता दिया, V1 माइनस VD अपॉन BD अपॉन W1 माइनस WS, ठीक है, श्रिंकेज रेशियो हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, गामा D बाई गामा W लिख सकते हैं, राइट। ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो टिम्बर होता है उसका प्रिजर्वेशन मेथड कौन कौन सा होता है ना। तो देखिए सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा किस टाइप का केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे टार ऑयल टाइप क्या है, क्रियोसाइटिन क्या है, एक टार ऑयल है ना। ऑर्गेनिक टाइप का कौन सा है, DDT, ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो फिक्स टाइप का, मतलब जो रुका रहा है ना, वो क्या होता है, क्रोमेटेड जिंक क्लोराइड होता है। और जो वाटर सॉल्युबल लीचेबल टाइप का होता है, मतलब जो रिमूव हो जाता है बाद में, ड्रेन आउट होता है, वो क्या होता है, बोरेक्स और जिंक क्लोराइड होता है। तो आपको ये चारों टाइप याद रखने हैं कि टारा टाइप क्रियोसॉट है, ऑर्गेनिक DDT है, वाटर सॉल्युबल क्रोमेटेड जिंक क्लोराइड है, और वाटर सॉल्युबल लीचेबल टाइप कौन सा है, बोरेक्स और जिंक क्लोराइड, ठीक है। फिर अगला प्रोबेबिलिटी फैक्टर का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं कि जैसे नॉर्मल ग्राफ बनता है तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन होने की उस पीरियड में कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये 1 सिग्मा, फिर यहाँ पे 2 सिग्मा और उसके आगे 3 सिग्मा, राइट। तो इस तरह से पॉजिटिव 1 सिग्मा, पॉजिटिव 2 सिग्मा और पॉजिटिव में 3 सिग्मा, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो उसका फॉर्मूला होता है TS माइनस TE। TE क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम, और TS क्या है, जो हम शेड्यूल टाइम बता रहे हैं, अपॉन क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, जो अंडर रूट का वेरिएंस कर देंगे, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू है कि अगर Z 0 है, Z 0 होने का मतलब क्या है कि हम कहाँ पे हैं, एकदम यहीं पे हैं, 0 पे खड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%, क्योंकि इधर के ग्राफ का एरिया कितना होगा, 50%, और इधर के भी ग्राफ का एरिया कितना होगा, 50%। उसी तरीके से अगर हम 1 सिग्मा पे खड़े हो जाएं, 1 सिग्मा का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 1 सिग्मा है और यहाँ पे 1 सिग्मा है, तो ये 1 सिग्मा से 1 सिग्मा तक जो ग्राफ का एरिया कवर हो रहा है, कितना कवर हो रहा है, 84.13%। उस तरह से 2 सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच में 97.72%, और 3 सिग्मा से 3 सिग्मा के बीच में 99.87%, राइट। फिर अगला क्वेश्चन आता है एरर इन नेटवर्क। ये लोग बहुत लोग गलत करते हैं क्वेश्चन कि कौन सा एरर किस टाइप का। देखिए जब क्या हो कि अगर किसी ग्राफ में 2 एंड्स निकल जाए, है ना, मतलब जैसे हमें तो पता है कि एक ही एंड होना चाहिए, लेकिन अगर 2 एंड निकल गए तो कैसा हो जाएगा, डैंगलिंग एरर, है ना। मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 डेंजर एंड बना दिए तो कैसा हो जाएगा, डेंजर से डैंगलिंग हो गया, है ना। फिर अगला चीज़ बोल सकते हैं जैसे क्या कि अगर हमने गलत ही लूप बना दिया, है ना, उल्टा घुमा दिया, मतलब इधर से गया ग्राफ और फिर घूम के इधर से ही वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा, जैसे इधर से गया फिर इधर से घूम के फिर यहीं वापस लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा रॉन्ग लूप कहलाएगा, राइट। फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगर कोई लॉजिकल एरर हो जाए लूप में, मतलब इसे एरो हमने गलत लगा दिया या फिर जिधर फ्लो होना चाहिए था वो लगाया, डमी गलत लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे, ये सब वैगन व्हील एरर कहलाते हैं, राइट। फिर अगला टॉपिक है हमारा कि जो डिफ्लेक्शन इन लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसको हम तो स्ट्रेन एनर्जी से मेज़र कर लेते हैं या एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन अगर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है तो उसको किस मेथड से एनालिसिस करेंगे। हमने अभी कल ही बात किया था कि ये जो एरिया होता है ये तो स्ट्रेन एनर्जी होता है, लेकिन ये जो एरिया होता है ये कौन सा होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी होता है, राइट। तो ये जो डिफ्लेक्शन, अब नॉन लीनियर स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसको किससे एनालिसिस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है वॉल थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जो लोड बियरिंग वॉल है ना, जो लोड बियरिंग वॉल है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 200 mm होनी चाहिए, और जो मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल है वो कितनी होनी चाहिए, 150 mm होनी चाहिए, ठीक है।
और आपको पता है सिंगल फ्लेम इसमें 1.5 ब्रिक मतलब 1.5 ब्रिक थिक वॉल होती है। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग वॉल कितनी हो सकती है 200 mm, इससे कम नहीं कर सकते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ शियर वॉल कितनी हो सकती है 150 mm, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर अगला पॉइंट पे चलते हैं, कौन कौन सी कॉम्पैक्शन टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए जॉल्टिंग करते हैं, वाइब्रो प्रेसिंग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझाना पड़ेगा डायरेक्टली है। वाइब्रो प्रेसिंग तो आप कर्व के लिए करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन जो वाटर टाइट स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए करते हैं ताकि परमेबिलिटी बहुत कम करनी पड़ती है। जॉल्टिंग प्री कास्टिंग के लिए ताकि अच्छे से कॉम्पैक्शन हो जाए उसमें, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेफ वॉल क्या है। देखिए जब जंप से हमें एनर्जी को डिसिपेट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे ये लैंड करता है ना पानी, तो यहाँ पे रिवर्स रोलर्स प्रोड्यूस है, मतलब ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे क्या, हम रफ वॉल्स बनाएंगे, डेंटेटेड सिल बना देंगे, है ना, बेफ वॉल बना देंगे। तो ये सब क्या, या वाटर कुशन दे देंगे वहाँ पे। तो ये सब काम क्या करते हैं, और उसमें सरफेस में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, शीयर की टाइप की स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब एनर्जी को डिसिपेट करते हैं और वाटर में ज़्यादा रफनेस क्रिएट करते हैं। उससे वाटर की एनर्जी क्या होती है, जल्दी डिसिपेट होती है, राइट। फिर एरिया रेशियो की बात करें तो जितना ज़्यादा एरिया रेशियो बढ़ेगा उतना डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। कैसे भैया, ये जो देखिए, ये जो आपके आउटर, एक मिनट, हाँ, ये जो आपके आउटर टीथ हैं उनका स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, एरिया रेशियो कहलाता है। एरिया रेशियो का फॉर्मूला देखिए, d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। d2 स्क्वायर क्या है, ये जो आउटर, एक मिनट यार कहाँ गया मेरे को, हाँ, ये जो आउटर ये टीथ है ना, ये आउटर टीथ है, इसको क्या हो गया d2 हो गया, जो इनर हो गया है क्या हो गया d1 हो गया, राइट। तो दोनों के बीच में जो गैप डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा स्क्वायर इसमें, वही क्या कहलाएगा, एरिया रेशियो कहलाएगा। तो अगर स्टिफ सॉइल है तो हम एरिया रेशियो थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपना, क्योंकि ईजिली सॉइल रिमोल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टिफ क्ले हो जाएगा, और एरिया रेशियो 10% से कम रखना पड़ेगा अगर क्ले सेंसिटिव है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। फिर अगला पॉइंट हम चलते हैं कि इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट। देखिए आरसीसी में जो हम टेस्टिंग करते हैं, मतलब कंक्रीट की टेस्टिंग और जो सिलेक्शन है कि किस तरीके से कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है या कौन सा सैंपल पास करना है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि अगर M20 से नीचे का हम डिज़ाइन कर रहा है तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का मतलब है कि अलग अलग ईच क्यूब, है ना, ईच क्यूब शैल बी ग्रेटर देन FCK -3, मतलब कि उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो FCK -3 से तो बड़ी ही होनी चाहिए। और अगर M20 या उससे बड़ी हम कर रहे हैं तो FCK -4 लेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपको पता है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट 15% से नीचे नहीं वेरी करना चाहिए, है ना। और एक स्पेसिमेन में कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट, एक सैंपल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या करते हैं कि मिनिमम डेप्थ ऑफ टिम्बर बीम कितनी हो सकती है। देखिए टिम्बर बीम के सवाल आजकल आने लगे हैं कि टिम्बर बीम, क्योंकि अब कितने क्वेश्चन पूछ देंगे यार, बीम के नए क्वेश्चन थोड़े बना देंगे उसके डायमेंशन के। तो जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है या जो क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुके हैं उनको ही पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ टिम्बर बीम क्या होती है, मैक्सिमम 50 mm हो सकती है या फिर स्पैन ऑफ 50, दोनों में से जो भी बड़ी आएगी वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, मिनिमम डेप्थ ऑफ टिम्बर बीम हो जाएगी, ठीक, मिनिमम विड्थ ऑफ टिम्बर बीम हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। फिर अगली बात है स्ट्रम्प कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए स्ट्रम्प, जैसे एक तो हमने स्लम्प ऐसे बनाया, है ना, हमने जैसे ही वो उठाया कोन को, वो पूरा स्लम्प ऐसे क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, तो क्या कहलाएगा, कोलैप्सन कहलाएगा। फिर एक तो हमने किया कि ऐसे ऐसे शेयर्ड आउट हो गया, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, शेयर स्लम्प कहेंगे। और ट्रू स्लम्प क्या है कि उसने अपने स्ट्रक्चर को रिटेन किया है। तो कौन सा स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो देखिए आपको पता है कि स्लम्प की वैल्यू टॉप से मेजर करते हैं, स्केल लगा के कितना वो डाउन गया है स्लम्प, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोलैप्स वैल्यू की सबसे ज़्यादा होगी, शेयर की सबसे कम होगी और ट्रू की सबसे कम होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, कहाँ गया, हाँ, फिर हमारा अगला पॉइंट है कि मैक्सिमम एग्रीगेट साइज फॉर मार्शल टेस्ट किस में कर सकते हैं, ठीक है। अरे कितना हो सकता है, देखिए मार्शल टेस्ट आपको पता है, मार्शल जो डिज़ाइनिंग मेथड है वो फ्लेक्सिबल का एनालिसिस का मेथड है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के जो एग्रीगेट्स उनको एनालिसिस करते हैं पूरी सबग्रेड बना के, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या हो सकता है, 25 mm, राइट, यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ करते हैं। देखिए घाट ट्रेसर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सेटिंग आउट स्लोप एंड ग्रेडियंट। सेक्सटेंट किसके लिए यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल के लिए, ठीक है। ब्रंटन कंपास की क्या खास बात है कि उसमें क्लिनोमीटर भी होता है और क्या होता है, कंपास भी होता है। क्लिनोमीटर क्या करता है, देखो नाम से ही पता है, क्लिनोमीटर इंक्लाइंड होता होगा, है ना, तो ऐसे वर्टिकल या इंक्लाइंड एंगल वो मेज़र करेगा, और कंपास क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र कर लेगा, राइट। तो ब्रंटन कंपास यही करता है, ठीक।
तो आपको याद रखना है। फिर क्या है, क्रॉसिंग अरेंजमेंट किस ऑर्डर में होता है, कई बार यही पूछ देता है डायरेक्टली क्वेश्चन की अरेंज द ऑर्डर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन। सपोज करिए ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, टो अप स्विच, फिर टंग रेल, फिर लीड रेल, फिर क्रॉसिंग। याद करने का तरीका TTLC आपको सीधा सीधा याद रखना है ना। टो अप स्विच, टंग रेल और लीड रेल और क्रॉसिंग, ठीक है। फिर अगला अगला क्वेश्चन आता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट का, IRC 37। देखिए इसके दो डिज़ाइन प्रिंसिपल है, एक तो फटीग क्रैकिंग है, ठीक है, और दूसरा क्या है, रटिंग है ना। यही दो हमारा बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल है। फटीग क्रैकिंग की हम बात करें तो आपको दिखता होगा पेमेंट ऐसे 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 क्रैक कर जाती है, राइट। इसी को क्या बोलते हैं, फटीग क्रैकिंग बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, जो बॉटम ऑफ द बेस कोर्स होता है, राइट, जो बॉटम ऑफ द बेस कोर्स होता है वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ब्लॉक्स अलग 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 हो जा रहे हैं ना, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, फटीग क्रैकिंग। फिर अगली चीज़ आती है रटिंग। रटिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा सड़क ऐसे चल रही है, अब उस पर एक लेन में ट्रक इसी लाइन में चलता रहता है बराबर, तो उनके पहियों के निशान बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे लंबे लंबे बन जाते हैं, है ना, गड्ढे से थोड़े ग्रूव से। अब वो क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं तो ग्रूव ऐसे दिखते हैं हमें पहियों के, क्योंकि उन पहिए इसी लाइन में चल रहे होते, तो ये बिल्कुल गड्ढा वैसा होने लगता है और ये इधर सही रहेगा रोड। तो इसी को क्या बोलते हैं, रटिंग बोलते हैं ना। तो देखिए रटिंग का मतलब क्या, गड्ढे हो रहे हैं, इसका मतलब कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी पेमेंट में कंप्रेशन हो गया, तो वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन सबग्रेड हम देखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये रटिंग का डिज़ाइन प्रिंसिपल हो गया कि हमें दो चीज़ों को ध्यान में रख के करना पड़ता है, राइट। तो वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन सबग्रेड और टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बेस कोर्स देखेंगे, ठीक है। फिर इसके कुछ वो है प्रोविज़न है कि कितना होना चाहिए, है ना। तो अगर देखिए हम फटीग क्रैकिंग की सिर्फ बात करें, तो अगर लोड जो है वो 30 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल तक है तो 20% एरिया ही केवल अफेक्टेड होना चाहिए फटीग क्रैकिंग से। और अगर लोड 30% से 30 MSA से ज़्यादा है तो केवल 10% एरिया अफेक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से रटिंग की बात करें तो जैसे फटीग क्रैकिंग 20% था, तो रटिंग भी क्या होनी चाहिए, 20 mm होनी चाहिए, 20% लेंथ में होनी चाहिए, है ना। और 10 mm होनी चाहिए 10% लेंथ में, अगर 30 MSA से ज़्यादा है। तो देखिए दोनों वैल्यूज़ लगभग एक दूसरे से मिलती हैं कि 20% एरिया भी होना चाहिए, 20 mm डेप्थ भी होनी चाहिए, 20% लेंथ, 10% एरिया होना चाहिए और 10 mm लेंथ भी होनी चाहिए रटिंग की, ठीक है, डेप्थ होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है ट्राइएक्सियल मेथड। देखिए आपको ट्राइएक्सियल मेथड मैंने उस दिन पढ़ाया था कि सेमी इंपेरिकल मेथड होता है और बर्मिस्टर मेथड कैसा होता है, थ्योरेटिकल मेथड होता है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला तो आई थिंक आपको याद होगा, 3pxy/2πs डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस a² अंडर रूट में इंटू ES/EP की पावर 1/3। तो ये तो आपको याद होगा। सवाल ये आता है कि यहाँ लोग गलती करते हैं कि TP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी P होता है और नीचे भी P होता है, यानी TP इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EP की पावर 1/3, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगली चीज़ आती है कि इसमें x और y की वैल्यू क्या क्या है। तो देखिए x जो है वो ट्रैफिक कोफिशिएंट है, तो ट्रैफिक कोफिशिएंट है तो वो एवरेज डेली ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और y जो है वो रेन कोफिशिएंट है, तो एवरेज एनुअल रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप ये भूलिएगा मत कि x और y क्या चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ देता है और मिस कर जाते हैं लोग, वो गलत कर देते हैं कि एक्स और वाई दोनों ही क्या है, ट्रैफिक कोफिशिएंट, ऐसा नहीं है। और डेल्टा उसमें क्या रहता है, डिज़ाइन वो वैल्यूज़ है डिफ्लेक्शन की, 0.25 सेंटीमीटर डिज़ाइन डिफ्लेक्शन वैल्यू है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बर्मिस्टर। देखिए हमने अभी बताया कि बर्मिस्टर थ्योरेटिकल मेथड है, ट्राइएक्सियल सेमी इंपेरिकल मेथड है, GI CBR और ये मैक्लियोड मेथड है, सब कैसे हैं, इंपेरिकल मेथड है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल के हमें पता है डेल्टा इजकल टू 1.5 की वैल्यू होती है और रिजिड के लिए 1.18 की वैल्यू होती है। तो अगर हमें दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो भी बता सकते हैं 1.27 आएगा, और अगर अपोजिट करेंगे रिजिड अपॉन फ्लेक्सिबल का तो 0.78 समथिंग शायद आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। फिर अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EH³ 1 माइनस म्यू स्क्वायर की पावर 1/4। क्वेश्चन बराबर आता है और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन जो है वो भूल जाते हैं लोग कि भाई उसकी वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। देखिए ये मान लीजिए पहिया है ना, अब क्या है कि ये तो इसका तो एक कांटेक्ट एरिया हो गया, वो क्या हो गया कि भाई वो कितना कांटेक्ट में है वो क्या कहलाता है, वो ए कहलाता है। लेकिन जिस पेमेंट पे ये पहिया पड़ रहा है ना, जैसे सपोज करिए कि ये पेमेंट है, ये पेमेंट है और उस पेमेंट पे पहिया पड़ रहा है, तो ये पूरा सेक्शन क्या कर रहा है, उस लोड को रजिस्ट कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस जो सर्कुलर सेक्शन जो बन रहा है इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन, जो इस डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, है ना। उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो बी की वैल्यू क्या होती है, 1.6 a² प्लस h² अंडर रूट में माइनस 0.675 h। ये कब होती है, जब a 1.724 h से छोटा हो जाए। h क्या है, हाइट ऑफ पेमेंट होती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। उस तरह से अगर ए की वैल्यू 1.724 से ज़्यादा होगी तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि अवेलेबल ट्रैक्टिव फोर्स कितना होता है। देखिए हमें पता है, हम जनरली यही करते हैं, टी हमें कर्व रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, हम टी माइनस टी कॉस अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से। लेकिन एक चीज़ ध्यान कर जाते हैं, कई बार हमसे पूछता है कि अवेलेबल ट्रैक्टिव फोर्स कितना है। तो देखिए हमने तो लगाया ट्रैक्टिव फोर्स कितना, टी, है ना। अब वो जब कर्व पे ऐसे मुड़ता है तो इधर चला जाता है कितना, टी का टी साइन अल्फ़ा इधर चला जाता है। तो कर्व रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, जितना उसके पास बचा, वो तो टी कॉस अल्फ़ा उसके पास बचा है ना। तो कितना लूज़ कर दिया उसने, टी साइन अल्फ़ा उसने लूज़ कर दिया है। तो वही आंसर हो जाता है कर्व रेजिस्टेंस का, टी माइनस टी कॉस अल्फ़ा। और अवेलेबिलिटी कितनी होती है, टी कॉस अल्फ़ा की, राइट। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी आ गया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आ गया हमारा अगला पॉइंट। हाँ, हमारा अगला पॉइंट है एमपीएन नंबर पे। एमपीएन नंबर का क्वेश्चन देखिए गेट रोड में भी आता है और यूपीएई में भी आ सकता है। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल आप ले लीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दरअसल जो फार्मूला होता है इसको ये पर 100 ml पे काउंट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 टेस्ट ट्यूब है ना। तो 5 टेस्ट ट्यूब में जितना सैंपल है सबको आपको काउंट करना है, और उसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब मतलब कितने में पॉजिटिव मिला है उसको बस काउंट करना है। मान लीजिए 3 में पॉजिटिव आए तो 3 इंटू 100 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब। ठीक, तो बाकी जो 2 ट्यूब है उसमें मान लीजिए जो नेगेटिव सैंपल्स थे उनकी वैल्यू कितनी थी, मतलब वो ml में कितनी थी उसको काउंट कर लीजिए, और सभी सैंपल की जो ml की वैल्यू थी उसको काउंट कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए अंडर रूट में, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला फार्मूला है कि ये जो KD की वैल्यू है, जो डी ऑक्सीजनेशन रेट कोफिशिएंट होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 2.61 A/B। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या करती है, कई बार ग्राफ देता है और हमसे पूछता है कि वाई एक्सिस पे जो चल रहा है वो है क्या। तो वो आपको याद रखना है कि टाइम अपॉन BOD की पावर 1/3 क्या चल रही है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है, टाइम किस में चल रहा है, डेज में चल रहा है, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से जो स्लोप होता है ये ए होता है, और यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और ये वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है, टाइम अपॉन BOD की पावर 1/3 चल रहा है। ठीक है, चलिए अपने आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा नोट्स हम लोग का लंबा है। ठीक है, मेथड ऑफ स्लज थिकनिंग देखिए कौन कौन से मेथड हैं। एयर फ्लोटेशन कर सकते हैं, ग्रेविटी थिकनिंग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगला चीज़ है कि हमारा ये लीपिंग वियर क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारी पाइप होती है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम ये बनाते, ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि अगर पानी इसमें रेगुलर चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे इसमें थोड़ा सा उठा सा रहता है, तो पानी यहाँ से जाके इसमें गिरता रहा ड्रेन में। ठीक है, लेकिन अगर स्टॉर्म वाटर फ्लो हो जाए तो क्या होगा, पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से जंप मार जाएगा, तो वो फिर दूसरे ड्रेन में चला जाएगा, और वो पानी कहाँ जाएगा, नदी की तरफ जाता है। तो इसलिए देखिए ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जब हल्का वाटर आएगा तो पानी गिर जाएगा, लेकिन जब पानी ज़्यादा आएगा तो वाटर क्या कर जाएगा, लीप कर जाएगा, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीपिंग वियर बोलते हैं, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला बात है कि ड्रॉप मैनहोल कहाँ देते हैं, जब जहाँ पे सीवर्स में डिफरेंस आ जाए, लेवल में, उनके एलिवेशन लेवल में डिफरेंस आता है, तो वहाँ पे ड्रॉप ऑन मैनहोल देते हैं। ठीक है, क्लीन आउट कहाँ देखें, आपने अर्बन स्ट्रीट्स में देखा होगा, ऐसे सड़क बनी रहती है, उसमें एक छोटा सा ऐसे स्पेस रहेगा, या फिर कई बार इंक्लाइंड ऐसे स्पेस रहता है उसमें, उसी को क्या बोलते हैं, क्लीन आउट्स बोलते हैं। वो मेंटेनेंस के लिए होता है ताकि आराम से उसमें ड्रेन आउट होता रहे, सफाई में भी आसानी होती है। इन्वर्टेड साफिन कहाँ पे देते हैं, जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग आ जाए, या फिर सीवर सड़क को क्रॉस कर रही हो या नदी क्रॉस कर रही, तो वहाँ पे इन्वर्टेड साइफन देंगे, राइट। फिर अगला हमारा पॉइंट है कि DO की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें पता है एयर की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, राइट। तो DO की भी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है कि जो DO सैचुरेटेड वैल्यू होती हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे कितनी होती हैं। अगर 0 डिग्री पे देखा जाए तो 14.6 mg पर लीटर होती हैं, 20 डिग्री पे देखा जाए तो 9.1 mg पर लीटर होती है, 30 डिग्री देखा जाए तो 7.6 mg पर लीटर होती है, राइट। तो आप ये डायरेक्टली वैल्यू याद रखिए, एग्जाम में आती है। फिर मॉडल स्पीड पर जाता है कि मॉडल स्पीड क्या है, देखिए वो स्पीड जिस पे मैक्सिमम व्हीकल रन कर रहे हैं ना। सपोज करिए कि मान लीजिए 10 kmph की स्पीड से 4 व्हीकल, 40 kmph की रफ्तार से 5 व्हीकल, और 20 की रफ्तार से 3 व्हीकल चल रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा मॉडल स्पीड कितनी है, तो हमने देखा कि अरे भैया जो 40 की रफ्तार से लगभग 5 व्हीकल चल रहा है, तो जो मॉडल स्पीड होगी वो 40 के आसपास ही होगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम व्हीकल उसी स्पीड से रन कर रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, मॉडल स्पीड बोलेंगे। ठीक है, फिर देखिए फिल्ट्रेशन के स्टेप्स कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, अरेंज द फॉलोइंग भी बोल देता है, कौन सा पहले होता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग पहले होती है, फिर फ्लॉकुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर बायोलॉजिकल, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेज होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, फिल्टर में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा कि हार्डनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए
आपको तो पता है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सवाल ये है कि 1 ब्रिटिश हार्डनेस की वैल्यू कितनी होती है, तो 14.25 एज ऑफ CaCO3 होती है। 1 डिग्री फ्रेंच हार्डनेस कितनी होती है, 10 mg/L एज ऑफ CaCO3 होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ब्रिटिश हार्डनेस की वैल्यू कितनी होती है 14.25, फ्रेंच हार्डनेस की वैल्यू कितनी होती है 10। ठीक है, तो डायरेक्टली आप याद रखिए। फिर क्या है कि लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इज मोर देन दैट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वाले में फिर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे जिसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये सरफेस से छूट जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या होता है, लॉस यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे एडीज ज़्यादा क्रिएट कर जाती हैं। ठीक है, फिर अगली बात है क्रॉस विंड कंपोनेंट कितना होना चाहिए। तो एयरपोर्ट से सवाल आ जाता है कि अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं तो 15 kmph मैक्सिमम क्रॉस विंड इस कंपोनेंट होना चाहिए। मिक्स अगर है तो 25 होना चाहिए, और बिग है तो 35 होना चाहिए। तो तीनों कंपोनेंट आप याद रखिएगा, 15, 25, 35 कि स्मॉल के लिए 15, मिक्स के लिए 25 और बिग के लिए 35। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर कल मिलेंगे डे 5 के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।